आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्यों सिकंदर व्यास नदी से ही वापस लौट गया, वह आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जो सिकंदर है, जिसका अलेक्जेंडर, उसको जो यूनानी में सिकंदर को अलेक्जेंडर बोला जाता है, बाकी हमारे भारत में इसको क्या लिखा गया है, सिकंदर। देखो, जो यूनानी थे ना, वो हमारे भारत के जो राजा महाराजा थे उनको भी अलग अलग नाम से बोला करते थे, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, पता नहीं अजीब अजीब तरीके से। तो जो सिकंदर है, इसको जो है यूनानी में कहा जाता है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर इस टाइप से। तो जो सिकंदर है, ये मैसिडोन का शासक था। कहां का शासक? मैसिडोन, इसी को मैसिडोनिया भी लिखा जाता है, मैसिडोन यहां का शासक था। तो ये जो है, जब शासक बना, इसको जब मैसिडोन की सत्ता प्राप्त हुई, इसका पिता फिलिप द्वितीय था। जब उसकी मृत्यु हुई तो ये राजा बन जाता है, मैसिडोन का क्षत्रप बन जाता है। तो जो सिकंदर है, ये फिर सोचता है कि भाई, मैं इतने छोटे से राज्य से ही क्यों अपने आप को संतुष्ट कर लूं, जब मेरे पास शक्ति है, ताकत है। तो ये जो है, इसके मन में आता है कि क्यों ना मैं पूरी दुनिया को जीतूं, पूरी दुनिया पर सिकंदर का ही अधिकार हो। तो ये जो है, अपने इस ख्वाब को, इस सपना को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। अच्छा, ये जो है ना, इसके दिमाग में ये भी था कि जो पूरब में जो भारत है, उसके उस पार जो है दुनिया खत्म हो जाती है और फिर एक साथ मिल जाते हैं, मतलब पूरब और जो पश्चिम है एक साथ मिल जाता है, कुछ इस टाइप से इसका मानना था। क्योंकि उस जमाने में जो भूगोल है, उसका ज्ञान उतना ज्यादा नहीं था। तो जो सिकंदर है, ये अपने योजना को, अपने सपने को पूरा करने के लिए एक विशाल सेना लेकर के निकलता है और पूरे पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, ये सब को जीतता हुआ भारत की ओर लगातार बढ़ता चला आता है। अब जो पश्चिमोत्तर भारत था, वो उस समय छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। अगर उस समय कुछ बड़े राज्यों की बात करें तो आम्भी, जो तक्षशिला का शासक था, आम्भी राजा का नाम है, तो वो तक्षशिला का राजा आम्भी, ये एक शक्तिशाली था। वहीं पंजाब का जो क्षेत्र है, जिसको पोरस या फिर पौरव कहा जाता है, और वहां के राजा का नाम भी यही मिलता है, पोरस, तो ये एक शक्तिशाली था। लेकिन इन दोनों के बीच जो है बनता नहीं था। और जो आम्भी है, तक्षशिला का शासक, जब सिकंदर आम्भी के राज्य पर पहुंचता है तो आम्भी क्या करता है, सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसके बाद फिर सिकंदर आगे बढ़ता है और आम्भी उसकी सहायता करता है, पोरस के राज्य पर पहुंचता है। और जो पोरस है, वो जो है 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर सिकंदर की सेना का सामना करता है। कहां पर यह युद्ध हुआ था, बार बार पूछा जाता है, झेलम नदी के तट पर। झेलम, जिसको प्राचीन समय में वितस्ता भी बोला जाता है। तो झेलम अथवा वितस्ता नदी के तट पर सिकंदर का किससे युद्ध हुआ? पोरस से युद्ध हुआ। अब जो पोरस था, कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था, लेकिन ये बड़ा शक्तिशाली था, इसके सैनिक भी बड़े ही योद्धा थे, वीर थे। तो पोरस को हराने में सिकंदर को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था, मतलब बड़ी मुश्किलों से पोरस जो है हारता है। और जो सिकंदर है, वो पोरस की बहादुरी से खुश होकर के उसको उसका राज्य लौटा देता है। लेकिन पोरस को हराने में जो सिकंदर की सेना है, उसकी भी हालत खराब हो जाती है। मतलब उनको लगने लगता है कि भाई, अभी तक हम लोग तो छोटे मोटे राजाओं से लड़ रहे थे, ये इतना शक्तिशाली राजा है, जबकि कहा जा रहा है कि ये भारत का छोटा राजा है। तो भारत का जो बड़ा राजा, जो कि उस समय नंद था, घनानंद, और उसके बारे में भी सिकंदर को पता था कि भारत में घनानंद नाम का कोई शासक है, तो उसकी सेना कहीं ना कहीं, भाई ये इतना शक्तिशाली है, तो आगे तो जो नंद है, जिसके पास बहुत बड़ी सेना है कहा जाता है, वो क्या करेगा। फिर भी जो सिकंदर की सेना है, वो आगे बढ़ती है। पोरस को हराने के बाद छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए, पोरस को हराने के बाद ना, कठ, अस्मक, मालव जैसे छोटे छोटे कबीले, राज्यों को जीतता हुआ सिकंदर आगे बढ़ता है। हालांकि ये जो छोटे छोटे राज्य थे, इनको भी हराने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मतलब ये छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन बहादुर बड़े थे, अपनी स्वतंत्रता इनको बड़ी प्यारी थी। तो ये लोग लड़ते हैं, सिकंदर का सामना करते हैं। अब जो है, सिकंदर अपनी सेना सहित व्यास नदी के तट पर पहुंचता है, व्यास नदी। अब जो है, व्यास नदी पार करके इनको जो है भारत में प्रवेश करना था। मतलब कि जो घनानंद है, उसके साम्राज्य, उसको हराने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए, क्योंकि भाई इसको तो पूरी दुनिया जीतना है, पूरे पूर्व को जीतना है, पूर्व और पश्चिम को एक कर देना है। अब जैसे ही ये व्यास नदी पर पहुंचते हैं, तो इसकी जो सेना होती है, वो
एकजुट होकर के बोलती है कि भैया अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहां पर पूरी की पूरी सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है। काफी बार पूछा गया है कि किस नदी से सिकंदर वापस लौट गया है, तो सेना जो है मना कर देती है कि हम आगे नहीं जाएंगे। अब यहां पर जो सिकंदर है वो मनाने की कोशिश करता है कि हम जो है सफलता के काफी निकट हैं, अब कुछ ही दिन बचे हैं, जब हम पूरी तरह से सफल हो जाएंगे, पूरी दुनिया को जीत लेंगे, हमारा काफी नाम होगा, इतिहास में हमारे नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे। इस तरह से काफी कुछ कहता है। एक जोशीला भाषण देता है वो कि जो सेना है उनमें जान डाल सके, उनको जो है उत्साहित कर सके। लेकिन जो सेना है इन सब के बावजूद भी वो बिल्कुल उत्साहित नहीं होती है, वो जो है वापस लौटने के लिए तत्पर होती है कि वो मतलब कुछ नहीं, हमको वापस लौटना है। अब यहां पर जो सैनिक है वो 3-4 कुछ कारण बताते हैं। सबसे पहला कि भाई हम बहुत दिनों से अपने देश से दूर है, मतलब कि जो सिकंदर और उसकी जो सेना है उनको स्वदेश छोड़े काफी वर्ष हो चुके। अब देखिएगा जो सैनिक थे काफी सारे लोगों के अब घर परिवार होगा, किसी के बीवी बच्चे माता पिता, किसी की नई नई शादी हुई होगी, किसी की शादी होने वाली होगी, या किसी की कुछ अलग। तो काफी समय हो चुका था इनको अपने घर परिवार को छोड़े हुए, तो ये जो है अपने घर परिवार के पास जाना चाहते थे। दूसरा चीज जो इस सिकंदर की जो सेना है वो निरंतर युद्ध करती आ रही है। जैसे ही वो निकली मैसिडोन से, वो जो है लगातार युद्ध करती आ रही है। उनके काफी सारे साथी जो है मर गए, काफी सारे सैनिक मर गए, काफी सारे घायल हो गए, और जो जीवित हैं उनमें भी अब उतना उत्साह नहीं है कि वो आगे युद्ध कर सके। पोरस को हराने में उनकी हालत खराब हो गई। पोरस की वीरता देखकर कहीं ना कहीं उनके मन में भय उत्पन्न होने लगा है कि आगे व्यास नदी के पार पता नहीं किस किस टाइप के राजे महाराजे, किस तरह के सेना योद्धा होंगे। तो ये भी एक वजह थी। इसके अलावा जो मौसम है भाई, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में ये लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। इसके अलावा बारिश, बाढ़, इन सब चीजों से भी बड़े परेशान। इसके अलावा ये जो है आगे भारत में जो उस समय नंदों का शासन था, जिसके पास एक विशाल सेना है, ये बात उन्होंने सुन रखी थी, तो उससे वो लड़ना भिड़ना नहीं चाहते थे। बस बहुत हुआ, अब हम आगे चलेंगे। सिकंदर बहुत मतलब आगे नहीं चलेंगे। सिकंदर इनको काफी समझाने की कोशिश करता है, नहीं मानते हैं। कहते हैं सिकंदर जो है 3 दिन तक अपने शिविर से बाहर नहीं निकलता है। जब इसकी सेना ने मना किया ना कि आगे नहीं बढ़ना है, और सिकंदर ने जोशीला भाषण दिया, फिर भी इसकी सेना जो है आगे बढ़ने से मना कर देती है, तो सिकंदर बड़ा हतोत्साहित हो जाता है कि मेरे इतने समझाने के बाद भी ये लोग नहीं माने। तो वो 3 दिन तक जो है अपने आप को अपने शिविर में बंद कर लेता है, मतलब बाहर नहीं निकलता है। 3 दिन के बाद वो वापस आता है, मतलब अपने शिविर से बाहर आता है, और सेना को वापस लौटने का आदेश दे देता है कि ठीक है, हम जो है वापस जाएंगे। अब यहां पर जो सिकंदर की सेना खुश हो गई कि भैया चलो अब वापस जाएंगे, मजा आएगा, घर परिवार से मिलेंगे, इस तरह से। तो अब क्या होता है, सिकंदर चूंकि व्यास नदी के क्षेत्रों को जीत चुका है, तो यहां पर व्यास नदी के तट पर ना जो इनके जो यूनानी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 12 वेदियां स्थापित की जाती है, 12 वेदियां यहां पर स्थापित की जाती है, जिनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके अलावा ये जो है अपना एक वहां क्या कहते हैं, अपना एक सीमा भी वहां अंकित करता है कि इतने क्षेत्र को जो है सिकंदर ने जीत लिया है। तो ये जो है व्यास नदी के क्षेत्र, व्यास नदी तक के क्षेत्र पर अधिकार कर चुका था, और वहां पर जो है अपना सीमा वगैरह अंकन करके वापस लौट जाता है। अच्छा, इसने ना व्यास नदी से लेकर के झेलम नदी तक के संपूर्ण क्षेत्र का शासक बना दिया पोरस को, जिसको इसने हरा दिया था ना। पोरस को हराया, उसके बाद उसका राज्य वापस लौटा दिया, तो पोरस इसका मित्र बन जाता है। तो उसको जो है झेलम से व्यास नदी के बीच का क्षेत्र उसको दे देता है। इसके अलावा झेलम के पश्चिम वाला भाग आम्भी को दे देता है, जो तक्षशिला का शासक था। इसके बाद ये वापस लौट जाता है। वापस लौटते समय भी छोटे मोटे युद्ध लड़ते हुए ये आगे बढ़ता है। 323 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन पहुंचता है, बेबीलोन एक स्थान का नाम है बेबीलोन, जब 323 ईसा पूर्व ये बेबीलोन पहुंचा, वहां इसकी जो है मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व में। अब यहां एक और बात भी कही जाती है, मतलब सिकंदर की जो सेना है
वो व्यास नदी से वापस लौटने की जिद करती है। इसके पीछे कुछ और कारण भी बताए जाते हैं, हालांकि वो उतना ज़्यादा प्रमाणित नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हुआ करता था और उसके गुरु थे चाणक्य। तो ऐसा कहते हैं कि जो चाणक्य है वो अपने शिष्यों के साथ, जिनमें प्रमुख रूप से चंद्रगुप्त मौर्य भी था, इसके अलावा और भी काफी सारे बच्चे थे, छात्र थे, उनके साथ मिल करके जिस समय भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसकी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। वो लोग जो है गुरिल्ला युद्ध पद्धति से अचानक से अटैक वगैरह करके भाग जाते थे। इसके अलावा जब सिकंदर की सेना आगे बढ़ रही थी तो सिकंदर की सेना में अफवाह भी फैलाया गया कि अगर तुम लोग व्यास नदी को पार करके उस तरफ जाओगे तो उधर के जो देवी देवता है, उधर के जो भगवान है, वो तुम लोग को जो है दुनिया भर का श्राप देंगे, तुम लोग को बीमारी हो जाएगा, तुम लोग जो है मरते जाओगे, हारते जाओगे। ऐसा काफी जो है अफवाह फैलाया जाता है, ऐसा जो है कुछ का कहना है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मतलब कि चाणक्य और उनके शिष्यों ने, चंद्रगुप्त मौर्य, इन लोगों ने जो है सिकंदर की सेना में अफवाह फैला दिया, उनके मन में ये डर बैठा दिया गया कि व्यास नदी को पार करेंगे तो उस तरफ और भी शक्तिशाली राजा हैं, प्लस उनके जो देवी देवता हैं वो भी काफी कुपित होंगे और तुमको जो है छोड़ेंगे नहीं। कुछ उनको जो है उदाहरण भी दिखाए जाते हैं। एक जो व्यास नदी है उसमें बाढ़ वगैरह भी आया हुआ होता था, तो वो भी एक चीज था। तो इस तरह से जो सिकंदर है अपनी सेना के आगे न बढ़ने के कारण उसको जो है लौटना पड़ता है। जबकि सिकंदर भाई वो तो पूरा आगे बढ़ना ही चाह रहा था, लेकिन वो अकेला आगे बढ़ के भला क्या कर लेता। तो इस तरह से सिकंदर जो है व्यास नदी से वापस लौट गया। तो आज का जो वीडियो है वो यही समाप्त होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।